हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे MPCE 022 और सबसे पहला पेपर हमारा यही है। तो सबकी थोड़ी सी लग रखी होगी वाट, इसलिए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा बुक 1 इंट्रोडक्शन। मुझे वैसे 022 काफ़ी इजी लगा, मे बी शायद मैंने बाकी कर लिए इसलिए, या फिर मे बी है ही ईजी। ओके, ये रहा हमारा 022। तो सबसे पहला इसमें चैप्टर है असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। हमारे साथ में ये भी पढ़ेंगे, तो अगर कहीं फड़फड़ और चींची की आवाज़ हो तो ये मत समझना कि मैंने निकाली है, इसी की काम है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, पहला चैप्टर हमारा इसी पे है। तो सबसे पहले, और ऑफ कोर्स हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात होगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, तो इसमें साइकोलॉजी की मैंने ऐसे डाली है, इट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स और सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स फॉर ऑब्जर्विंग अवर बिहेवियर। क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो ऑफकोर्स हम बिहेवियर की बात करेंगे। और असेसमेंट का हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू बी यूज एज अ बेसिस फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय द असेसर और बाय हुम रिजल्ट्स आर कम्युनिकेटेड। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का एक ऐसा तरीका जिससे हम एक डिसीजन ले पाए, या तो जो असेसर है जो असेस कर रहा है, और या फिर जो कोई भी रिजल्ट को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। जो भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स है, बहुत डिफरेंट सोर्सेज से वो असेसमेंट्स का जो आपका कर्चा चिट्ठा है वो निकल के आता है। जो टेस्टेबिलिटी है वो इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, कोलेट्रल इन्फो, पर्सनल कोलेट्रल में आपकी आ जाती है पर्सनल, मेडिकल, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री वगैरह, जो आपकी पर्सनल इन्फो होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आपका कर्चा चिट्ठा होता है इन्फो का, वो सारा का सारा आपका पर्सनल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले सकते हो, इसमें आप इन्फो गैदर कर सकते हो और टेस्ट अ पर्सन, इवेल्युएट मेंटल हेल्थ, कैन बी प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो बेसिक वही है कि आप मतलब इसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो, और मेथड्स बहुत सारे हैं, टेक्निक्स बहुत सारी है, और साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इसीलिए आप उसके बिहेवियर, थॉट प्रोसेस और फीलिंग्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हो। दैट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो। ठीक है, जो भी हमने पहले MPC 23-21 में पढ़ी हुई है वही टेक्निक्स है। ठीक है, ओके, सो पर्पज ऑफ असेसमेंट क्या होता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, गेन इनसाइट टू हेल्प द क्लाइंट। आप क्लाइंट को समझ पाओ, इसीलिए आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है कि आप इनसाइट गेन कर पाओ। टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, टू हेल्प करियर प्लानिंग एंड एजुकेशन, टू हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंसेज। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हमको असेसमेंट जरूरी होती है। प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट इन्होंने लिखे थे लिंडन और श्रिट्जर ने। असेसमेंट शुड बी होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है कि आपको एकदम प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, एसेस कब एसेस करोगे, और कौन सी स्टेट है एसेसिंग की, मतलब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, सोशल कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, पर्सनल प्रॉब्लम है या किस वजह से है। ठीक है, असेसमेंट शुड बी ऑनगोइंग कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। आप जो भी असेस कर रहे हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स किसी पास्ट चीज की वजह से ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेजेंट में तो ऐसा नहीं सकता कि मतलब आपको प्रेजेंट में प्रॉब्लम है तो आपका फ्यूचर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, थर्ड इज असेसमेंट शुड बी बैलेंस्ड। आपका नॉर्मेटिव प्लस इंडिविजुअलाइज्ड डाटा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए असेसमेंट को। फोर्थ इज असेसमेंट शुड बी एक्यूरेट। प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए आपके पास में असेसमेंट लेने के लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप असेसमेंट करने बैठ गए, आपको पता ही नहीं है कि जो भी आपके सामने टेक्निक के लिए चीजें रखी हुई हैं वो किस चीज में यूज हो रही हैं। ठीक है, और फिफ्थ इज ये सारा का सारा असेसमेंट कॉन्फिडेंशियल होता है। प्रोसेस क्या होता है असेसमेंट का, इन्फॉर्मेशन फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स। आप पहले गोल्स फॉर्म करते हो, आइडेंटिफाइंग टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स और टेक्निक्स आइडेंटिफाई करते हो जो आपको आपके गोल तक रीच करने में हेल्प करे। डाटा कलेक्ट करते हो, इंटरप्रेटिंग स्पेसिफिक असेसमेंट डाटा, जो भी आपका डाटा उसको इंटरप्रेट करते हो। इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग जगह से डाटा इकट्ठा करके उसको इंटीग्रेट करते हो। फॉर्मुलेशन असेसमेंट इंफॉर्मेशन, असेसमेंट की इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिल गई है सारी, उसको फॉर्मुलेट करते हो और उसको जो गोल है उसको रिफॉर्मुलेट करते हो। ठीक है, मेथड क्या क्या है असेसमेंट के, सबसे पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी आपने लिख रखे होते हैं, और एक सेट पैटर्न होता है जिसके बेसिस पे आप उनसे क्वेश्चन वगैरह करते हो।
मतलब आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हो, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन सा होता है, जिसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रक्चर्ड, मतलब वो ऑफकोर्स आपने लिख नहीं रखे होते हैं और आप गो विद द फ्लो टाइप के फॉर्म में होते हो कि जैसे जैसे मुझे अगला आंसर देता जाएगा वैसे वैसे मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, ठीक है। वर्बल, फेस टू फेस, सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटिव। ये जो इंटरव्यू आपका ये वर्बल होता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, सिचुएशन होती है आपको जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए आपका इंटरव्यू, और एक्सप्लोरेटिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसका नाम काम धाम पूछ के आ गए, आपको एक्सप्लोर, मतलब इंटरव्यू अगर आप ले रहे हो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होगी, क्योंकि नाम और नंबर वगैरह तो बहुत वैसी चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ आप एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। थर्ड इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम कितने तरह की कर सकते हैं। पहला होता है नेचुरलिस्टिक, मतलब कि जो हम नेचुरल कर रहे हैं, जो अगला जैसे जैसे कर रहा है हम उसको बिना दखल दिए उसको करने दे रहे काम। बी इज स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो गई थोड़ी सी, कि मतलब हमने उसको बोल दिया कि आप ये काम करो और हम इसमें आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सी इज अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में वही है, मतलब उनको पता है कि आप वहां पे हो बट आपने उनको कुछ बोला नहीं है और वो अपना काम करने पे लगे हुए हैं। डी इज पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का मतलब है कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो। जैसे अगर आपने किसी को बोला कि आप खाना बनाओ और हम आपके साथ में इंटरव्यू लेंगे, तो आप उसके साथ में उसको हेल्प भी कर रहे हो खाना बनाने में और आप पूछ भी रहे हो कि ये क्या है, और उससे रिलेटेड ही। और जैसे किसी शेफ का इंटरव्यू ले रहे हो तो वही कि आपने खाना बनाना कहाँ से सीखा और आपने ये क्या डाला अभी इसमें, और अच्छा इसको आपने कैसे सीखा, ये सब, ठीक है। और लास्ट इज केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड बेसिकली काफी लंबा मेथड होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजें लिखते हो और इसीलिए ये रिसर्च में यूज होता है। केस स्टडी आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी, जो उसमें सारा का सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है कि कब कहाँ कैसे चीज हुई, और हर चीज को एक्सप्लोर करके लिखते हैं, पूरा का पूरा डीप में आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हो, ठीक है। अब है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिटर्न भी होती है, विजुअल भी होती है, वर्बल भी होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपने पढ़ लिया, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अभी हम इसके साथ साथ में पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है वो ब्रॉडर टर्म होता है, जबकि जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है वो एक नैरो टर्म है, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस टेक्निक्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ठीक है। ये असेसमेंट है। टेस्ट होता है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर सच एज एबिलिटी, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। इंक्लूड्स इंटरव्यू, डेमोग्राफिक इन्फो, मेडिकल इन्फो, पर्सनल हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन। Testing occurs as a part of the process. IQ test, personality test, mental health test. बेसिकली जो भी आप असेसमेंट ले रहे हो, असेसमेंट के अंडर में आप सर्टेन टेस्ट करते हो जिनसे आपको पता लगता है जो भी अगले को है, ठीक है। तो असेसमेंट इसीलिए एक ब्रॉडर टर्म है क्योंकि आप असेस कैसे करोगे, टेस्ट लेके, ठीक है। फिर है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। यस, क्योंकि इसमें हमको काफी टेस्ट करने पड़ते हैं एकदम, मतलब आप कोई एक टेस्ट के बेसिस पे आप पूरी अपनी असेसमेंट नहीं दे सकते हो। और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है कि मतलब आपको अगर बुखार है तो हाँ आपके ये सिम्टम्स है तो हाँ आपका मतलब ये टेस्ट है, ठीक है। फिर है इन्फॉर्मेशन मोर एक्यूरेट एंड डिटेल्ड, और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेस्ट सो लिटिल नोन अबाउट क्लाइंट्स बिहेवियर। जो आपका टेस्ट है वो सिर्फ उतना ही मेजर करेगा जितना टेस्ट जिसके लिए रिलायबल और वैलिड है, ठीक है। उसके आगे वो टेस्ट मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये काफी जो भी आपको डिटेल देता है वो अगर आप टू द पॉइंट जाओगे तो आपको टू द पॉइंट डिटेल ही मिलेगी। जबकि जो असेसमेंट है इसमें जो आपके डिटेल्स होंगे इसके अंदर काफी सारे टेस्ट हो रखे होंगे, काफी सारी चीजें असेस हो रखी होंगी ऑन एंड ऑन, तो इसीलिए आपको ये एक्यूरेट और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। रेफर्स टू एनी मेथड यूज टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से प्रोग्रेस लिखा है मैंने। अ टास्क अपॉन विच पीपल आर आस्क्ड टू ट्राई देयर बेस्ट, एप्टीट्यूड या अचीवमेंट टेस्ट, मेजर मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ठीक है, समझ गए होगे। तो फिर है असेसमेंट प्रोसेस कंबाइंस एंड इवेल्युएट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन। अ टेस्ट प्रोवाइड्स ओनली पार्ट ऑफ द पिक्चर अबाउट अ पर्सन। वही बात है, असेसमेंट में आपको पूरा का पूरा ऑल टुगेदर एक चीज मिल जाएगा। जैसे जो फॉर्मल असेसमेंट होती है बच्चों की, ठीक है, स्कूल का एग्जांपल ले लो, बच्चों का एफए और एसए होता है, ठीक है। तो फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, बच्चों का आपके 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट हो गया आपका, जैसे इंग्लिश का टेस्ट है, आपका मैथ्स का टेस्ट है, और उन सबका एक जो कर्ता चिट्ठा होता है वो होती है आपकी असेसमेंट, ठीक है। टेस्ट में आपको ये पता लगता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। असेसमेंट में आपको ये पता लगता है कि ऑल ओवर बच्चे पढ़ाई में कैसा चल रहा है और उस पर क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। फिर है पर्पस क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। मेंटल एबिलिटीज चेक कर सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कर सकते हैं, एबिलिटीज चेक कर सकते हैं, पर्सनालिटी, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट, इंटेलिजेंट टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं हम स्कूल में, और सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस, प्रोडक्शन वगैरह में भी ये यूज होता है, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक अच्छे पर्सनल टेस्ट की, सॉरी साइकोलॉजिकल टेस्ट की? टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। अब जैसे इंग्लिश का टेस्ट है, अगर वो आपको इंग्लिश के टेस्ट से मैथ्स से क्वेश्चन दे रहा है तो वो तो टेस्ट ही खराब हो गया ना। कि अगर अपने इंग्लिश का पेपर है आपका और आप उसमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो तो कोई ये नहीं बोलेगा ना आपको कि हाँ तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है भाई, ठीक है ना। कंसिस्टेंटली और रिलायबिलिटी मेजर्स टेस्ट अगेन सेम रिजल्ट, ठीक है। रिलायबल होना चाहिए टेस्ट। रिलायबल का मतलब ये होता है कि आप कितनी भी बारी उसको टेस्ट कर लो तो आपका जो स्कोर वगैरह है वो सारा का सारा सेम ही आएगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट का रिलायबिलिटी होता है। पर्पस रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब कि एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक वो मेजर कर पा रहा है। मतलब कि जैसे आपका इंग्लिश का टेस्ट हो गया तो उसमें आपका ग्रामर चेक हो रहा है और जो भी आपके वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन वगैरह ये सब वगैरह चेक हो रहे हैं, ठीक है। बाय यूजिंग टेस्ट मोर इफेक्टिव डिसीजंस कैन बी मेड, ठीक है। अगर आप टेस्ट यूज करते हो तो आप उससे ज्यादा बेहतर डिसीजंस निकाल सकते हो, बट ऑफकोर्स जिस चीज को भी आप टेस्ट कर रहे हो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, जो आईक्यू टेस्ट होता है, उसमें कॉग्निटिव अचीवमेंट टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट, वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टाइप्स। और इसमें आपको मतलब अगर इसके अलावा भी आपको लिख के आना तो ये सब लिख के आ सकते हो कि जो टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट में आप ये सब चेक करते हो और कैसे करोगे कि आप उसको अपने सामने बैठाओगे। इसमें से अगर किसी को भी आपको आता है कि इसको कैसे करते हैं उसको भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो आप, ठीक है। अगर नहीं आता है तो सिंपल ऐसे हवा में लिखो कि जो इसमें क्लाइंट है हम उसको इस सब चीजों के लिए रखते हैं और क्लाइंट बेसिकली स्कूल वगैरह के होते हैं ज्यादातर, क्योंकि उन्हीं का हमको अचीवमेंट टेस्ट और कॉग्निटिव असेसमेंट करना होता है। और ऐसे में आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, उनको हम काम और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दे सकते हैं जो कंफर्टेबल हो। और बच्चा उसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि हम स्पेशली उसको लाके टेस्ट कर रहे हैं। आप एक ओवरऑल क्लासरूम में कंडक्शन भी करवा सकते हो इस चीज की, ठीक है। सेकेंड इज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये असेस करता है लाइक्स, डिसलाइक और अगले के पोटेंशियल्स। इंटरेस्ट के लिए आपका टेस्ट होता है स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, और क्या लिखा है मैंने, KNDER, कैंडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, ठीक है। और एप्टीट्यूड के लिए होता है आपका डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, DAT या फिर DBDA। फिर आता है थर्ड एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट क्या चेक करता है? फीलिंग अबाउट इवेंट, पर्सन, ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है थर्स्टन स्केल और लाइकेस्ट स्केल। फोर्थ है अचीवमेंट टेस्ट, ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट करता है। फिफ्थ है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये आपका साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग टेस्ट करता है। सिक्स्थ है पर्सनैलिटी टेस्ट, ये आपके थॉट, इमोशन, एटीट्यूड, बिहेवियर ये सबको टेस्ट करता है। फिर है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ट्रू फॉल्स वगैरह होता है, जो रेटिंग स्केल वगैरह होता है, जैसे MMPI और 16PF है। एट्थ इज प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये आपका अनकॉन्शियस एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल TAT, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। नाइन्थ है आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, जो आपका डायरेक्ट कंडक्शन करता है, और ये आप होम स्कूल वगैरह कहीं पे भी ले सकते हो, एग्जाम्पल चिल्ड्रन इन क्लास। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ना, तो आप जहाँ पे आपकी नेचुरल सेटिंग है वहीं पे होगा, ये खत्म। नेक्स्ट इज यूनिट 2 असेसमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज। असेसमेंट करते हुए क्या क्या भसड़ हो सकती है? सबसे पहले है इसमें इश्यूज इन असेसमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज। पहला है टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड इन असेसमेंट। जो भी आपका टाइम एंड एफर्ट असेसमेंट के लिए वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए उसमें, और वो वैलिड होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए, ठीक है। रिलायबल, नॉर्म्स, वैलिड और स्टैंडर्डाइज का मतलब आप सबको पता ही होगा क्या क्या होता है। सेकेंड इज यूज ऑफ टेक्निक इन असेसमेंट में नॉट बी रिलायबल और वैलिड। असेसमेंट के लिए जो टेक्निक्स होती है आपकी वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको दो बच्चों में पता करना है कि मैथ्स किसकी अच्छी है तो एक को आप 2+2 दे रहे हो और एक को आप 8 × 5 / 2 समथिंग दे रहे हो, ठीक है। थर्ड इज मिसयूज और ओवर यूज ऑफ टेस्ट। सिंगल टेस्ट होना चाहिए। जो एक टेस्ट होता है वो सारे फैक्टर्स नहीं जज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप असेस कर रहे हो वो उसके लिए कितने टेस्ट रिक्वायर्ड है, और जो भी टेस्ट है वो आप जो गोल है उसको क्लियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फोर्थ इज इनडायरेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट, कांट बी सीन डायरेक्टली, हैव टू असेस IQ। जो भी आप मेजर कर रहे हो वो आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हो। मोस्टली चीजें आप जो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनको आप देख सकते हो, बट जो भी आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड चीजें हैं उनको आप नहीं देख सकते हो, तो उनको टेस्ट करने के लिए आपको इनका टेस्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ इज इनकम्प्लीटनेस ऑफ मेजरमेंट, कैन ओनली असेस वन डायमेंशन ऑफ बिहेवियर, नो चेकअप ऑफ होल बिहेवियर। मेजरमेंट का ये थोड़ा ये लैक करता है कि आप जिस चीज का टेस्ट ले रहे हो आप उसी चीज को मेजर कर सकते हो, और पूरा का पूरा चेकअप आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बाकी टेस्ट करने पड़ेंगे।
सेफ्टी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, आपको ये चेक करना होगा कि वो सिक्योर है और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो भी आपके असेसमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, जिनसे मतलब आपका अगर जो भी आप सामान यूज कर रहे हो वो सही नहीं है और कंडीशन सही नहीं है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, और जो आपका असेसमेंट का टेस्ट है आपको नहीं पता टेस्ट कैसे लेना है, या फिर आप उसी श्योर नहीं हो कि यही वाला टेस्ट इसके लिए सही रहेगा या फिर दूसरा लूँ, या फिर पेशेंट डिक्लाइन कर रहा है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप अपने आप भी लिख के आ सकते हो, इसमें कोई भी से इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आता है प्री रिक्विजिट्स फॉर असेसमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या जरूरी होता है। नीड फॉर असेसमेंट, हमको क्या मेजर करना है, किस वजह से मेजर करना है, और आप हम क्लाइंट को समझो ताकि आप उसको असेस करके गैदर इन्फो करने के ये सब पता करने के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाओ, ठीक है। सेकंड इज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेस्ट, ये स्पेसिफिक टू एज, जेंडर और सोशल कल्चरल स्टेटस के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो 80 ईयर्स का है और आप उसको बच्चों वाला टेस्ट पकड़ा रहे हो। थर्ड इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जिस चीज के लिए वो आया आपके पास में वही चीज चेक होनी चाहिए, और नो मैटर कि आप कितने भी लोगों में वो चीज बांट रहे हो, सबके लिए वो चीज जो टेस्ट है वो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज कंसेंट ऑफ टेस्ट टेकर, आपको क्लाइंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। और फिफ्थ इज बट ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी, चुपचाप करना होता है, ये बताना नहीं होता है हर एक को कि सुनो आज उसका मैंने टेस्ट करा उसकी पुंगी बच गई। फिर है एरर्स इन असेसमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं आपका जो टेस्ट है उसको खत्म करने में, खराब करने में, जैसे कि रूम टेम्परेचर, नॉइज, पुअर लाइटनिंग है, और टाइमिंग आपकी सही नहीं है, डैमेज है आपके इक्विपमेंट्स, और एडमिनिस्ट्रेटर कोई आता नहीं है, ठीक है। सेकंड इज कॉम्पिटेंस ऑफ काउंसलर, वही आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, थ्योरीज आनी चाहिए आपको, असेसमेंट आना चाहिए, प्रोसीजर आना चाहिए आपको, एथिक्स पता होना चाहिए आपके। थर्ड इज क्लाइंट सब्जेक्टिव स्टेट, अगर क्लाइंट का जो सब्जेक्टिव स्टेट है मतलब जिस स्टेट में वो टेस्ट करने आ रहा है वो सही नहीं है तो आपके टेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे कि अगर एंजाइटी अगर उसको काफी ज्यादा है, फैटिक काफी ज्यादा है, मोटिवेशन नहीं है उसमें, जैसे अगर आपका कोई टेस्ट है जिसमें आपको उसका हार्ट रेट मेजर करना है और अगर उसका एकदम ही दिमाग खराब हो रखा है तो उसकी हार्ट रेट काफी ज्यादा निकलेगी, ठीक है। फोर्थ इज एथिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस, आपको भी पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो कौन से कल्चर से आया है, क्योंकि मे बी कोई जो क्लाइंट होते हैं, मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं ये एज अ ह्यूमन बींग सारे के सारे अपने जो कल्चर होता है उसको लेके काफी सेंसिटिव होते हैं, तो आप कोशिश करोगे कि अगर आप उस कल्चर के नहीं हो तो उस कल्चर के लिए आप कुछ उल्टा मत बोलो, ठीक है। लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज बोलो या फिर मे बी एक ट्रांसलेटर का जुगाड़ कर पाओ जो आपके पास में आया उसकी बात समझने के लिए। फिफ्थ इज एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, आपको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करना आना चाहिए, स्कोर सेम करने चाहिए और इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। स्कोरिंग में इसमें ये इन्होंने लिखा हुआ है एरर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक को इंसान को 99 बुखार है तो आप कह रहे हो कि इसको तो बहुत ज्यादा बुखार है, और दूसरे के बारे में अगर 99 बुखार आ रखा है तो उसको ये कि बुखार नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आप कहीं पे भी वर्ल्ड में चेक कर लो, जो 99 बुखार होगा 99 को हम बुखार नहीं मानते हैं, ठीक है। Sixth is fallibility of test scores. Don't expect a test to be perfect. ठीक है, जो टेस्ट होता है वो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट परफेक्ट है, थोड़ा बहुत स्कोर्स में ऊपर नीचे इधर उधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, ठीक है। खत्म। यूनिट 3 इज एम्बियंस एंड क्लाइमेट नीडेड फॉर असेसमेंट एंड काउंसलिंग। देखो बहुत दो लाइनों में इसकी बात होनी चाहिए थी कि कंफर्टेबल और काम क्लाइमेट होना चाहिए था, और जो भी आपका एम्बियंस होता है उसका मतलब ये होता है कि आसपास का माहौल शांत होना चाहिए, बट स्टिल इन्होंने इस चीज पे चैप्टर बनाया तो मैंने अभी इसको 1.5 पेज में खत्म कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे दोगे बंदे को, एक रैपो स्टैब्लिश करो, इनिशिएट करो काउंसलिंग स्किल्स, आपके जो काउंसलिंग स्किल क्या क्या होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आस्किंग क्वेश्चन पूछोगे, कम्युनिकेट करोगे, एम्पैथी दिखाओगे। काउंसलिंग सेटिंग कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट, वेंटिलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, नो नॉइज, कंफर्टेबल, क्वाइट, काम, प्राइवेसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। माइंडसेट क्लाइंट के अलग अलग होते हैं, जैसे कि कुछ क्लाइंट होंगे जो इमोशनली अनस्टेबल होंगे, कुछ होंगे जो इनवॉलेंट्री स्केप्टिकल होंगे, कुछ होंगे जो एडोलेसेंट या बच्चे होते हैं, कुछ होंगे अनकमिटेड और कुछ होंगे डिमांडिंग, ठीक है। तो आपको इन सबसे जूझना आना चाहिए कि इन सबको आपको कैसे मैनेज करना है। जैसे इमोशनली स्टेबल है, आप उसको टाइम दोगे स्टेबल होने के लिए और बताओगे उसको कि आपको यहाँ पे मैं हूँ, आपको जितना टाइम लेना है ले सकते हो। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री स्केप्टिकल क्लाइंट, ये ऐसे होते हैं क्लाइंट जिनको आपके पास आने का मन नहीं करता, तो ऐसे में आप इनसे ऐसे बात शुरू करने के बजाय कि आपको क्या प्रॉब्लम है उसका तो आपको सीधा आंसर वो देंगे ही नहीं, बट आप उनको ये बोल सकते हो
कि और बताओ क्या चल रहा है, कैसा फील कर रहे हो तुम, और तुम मुझे पसंद नहीं कर रहे, तो उसकी मैं वजह जान सकता हूँ, क्योंकि आज तक हम पहले कभी मिले नहीं है, तो फिर भी उसके बाद भी आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो धीरे धीरे क्लाइंट खुलेगा कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मेरे को ये जबरदस्ती खींच के लिया है, और फिर आप धीरे धीरे उनसे बात करनी शुरू कर सकते हो। मतलब आप एज अ फ्रेंड उनसे फेमिलियर होने की कोशिश कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो उनके अंदर कोई भड़ास वगैरह है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा किसी को आपसे पर्सनल ग्रजेस वगैरह होंगे, ठीक है। तो हर एक मतलब कुछ कुछ शायद भी होते हैं ना, तो उनको बस खुलने के लिए थोड़ा वो चाहिए होता है कि कोई उनको थोड़ा सा पोक करे। फिर है प्री काउंसलिंग इंटरव्यूज। प्री काउंसलिंग इंटरव्यूज होते हैं जो आपके सबसे पहले मीटिंग होती है वो। प्रोसेस क्या होता है, रिक्वेस्ट करो असिस्टेंट के लिए काउंसलिंग, प्रॉपर टर्मिनेशन हो, और सबसे पहला मतलब होता है आपको असिस्टेंस के लिए आपको रेफर करना होता है, और यही इसकी बिगनिंग होती है जिसमें आप प्री काउंसलिंग इंटरव्यू लेते हो सबसे पहले मीटिंग, उसके बाद आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, और लास्ट में आपका टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका असेसमेंट होता है उसमें बेसिकली आप सबसे पहला जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आप उसका नेम, एज, एजुकेशन, वर्क हिस्ट्री, मतलब बेसिक जायजा लेते हो कि अच्छा आपका बेसिक वो क्या क्या है, कि आप कहाँ से हो और नाम वगैरह क्या है आपका, ठीक है। फिर है हमारा लास्ट यूनिट 4, डिटर्मिनेशन ऑफ एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड, ठीक है। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट क्या क्या होता है, ये कितना बड़ा चैप्टर है, ओके यस। इनटेक, इंटरव्यू, हिस्ट्री टेकिंग। असेसमेंट आप कैसे लोगे, सबसे पहले आप इंटरव्यू लेते हो जिसमें आप नॉर्मली हिस्ट्री ले रहे होते हो बंदे की, और नाम वाम बेसिक चीजें वगैरह। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हो। स्पेसिफिक एक्सपेक्ट्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम और पैटर्न ऑफ इवेंट्स contributing to the problem, और एक्सटेंड टू विच द प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड अफेक्ट्स द क्लाइंट लाइफ। प्रॉब्लम कब से है, कितने टाइम से है, और किस एक्सटेंट तक वो उसको क्लाइंट को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। फिर आप समझते हो क्लाइंट स्कोपिंग स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। और फोर्थ इज मेथड्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कैसे कैसे ले सकते हो, फॉर्मल ले सकते हो जिसमें टेस्ट और इन्वेंट्रीज होती है, रेटिंग और चेकलिस्ट ले सकते हो आप। इनफॉर्मल में हो जाता है आपका ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू, सेल्फ डिस्क्रिप्शन और सपोर्ट सिस्टम वगैरह, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं असेसमेंट के, सबसे पहले प्लान करते हो, फिर आप डाटा कलेक्ट करते हो, फिर आप डाटा को प्रोसेस करते हो, और फिर लास्ट में आप रिजल्ट्स को समझा देते हो। स्किल्स क्या क्या होना चाहिए असेसमेंट के टाइम पे, ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए आपको, एम्पैथेटिक होना चाहिए आपको, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, इंटीग्रेट करो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को, और काउंसलिंग गोल्स को डेवलप करके बता दो उसको, ठीक है। बुक 1 आपकी खत्म, और थोड़ी ही देर में हम बुक 2 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।